देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दरिया खान की स्क्रीन के साथ आपकी मेज़बान सना नाज़ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम मौजूद हैं THQ कलूर कोर्ट में। बात करेंगे यहाँ पर मौजूद MS से, बात करेंगे यहाँ पर मौजूद अटेंडेंट्स, पेशेंट और आवाम से कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हॉस्पिटल को लेके। यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम क्या है, डॉक्टर्स का रवैया क्या है, स्टाफ का रवैया क्या है, या ये कैसे मुख्तलिफ है बाकी हॉस्पिटल से, यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और उन फैसिलिटीज़ को लाने की ज़िम्मेदार क्या यहाँ की इंतज़ामिया है या इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ये सब अवेलेबल है। तो हम डायलिसिस सेंटर कलूर कोर्ट में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं यहाँ मौजूद एक मरीज़ से कि क्या वो मुतमईन है या नहीं, क्या यहाँ इलाज प्रॉपर हो रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा इलाज है यहाँ पर? जी बिल्कुल बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। माहौल कैसा है? माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ठीक ठाक है। डॉक्टर्स कोऑपरेट करते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, 2-3 मरतबा इधर। बिल्कुल सही निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है इधर। कितने टाइम से इलाज चल रहा है आपका? मेरा 3.5 साल से। 3.5 साल से इलाज चल रहा है। आप ये बताएंगे इलाज में किसी का टाइप की वो कमी कोताही या कुछ? नहीं जी बिल्कुल कुछ ही नहीं है। 100% आप जी सेटिस्फाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सही, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक है बिल्कुल। कैसा इलाज हो रहा है? इलाज बहुत अच्छा हो रहा है। बेहतरी कुछ महसूस कर रहे हैं? हाँ बेहतरी है इंशाल्लाह। ये बताएंगे कितने अरसे से आपका ये इलाज चल रहा है? मैं 3 फरवरी से इधर आता हूँ। 3 फरवरी से प्रॉपर यहीं से इलाज करवा जी रहे हैं? यहीं से करा रहा हूँ। डॉक्टर्स कैसा कोऑपरेट करते हैं? डॉक्टर बहुत अच्छा बिहेव है उनका। और बाकी अमला जो है, नर्सेज हो गई या और हो गए? तमाम वाले का मेरे साथ पूरा तावन है। सही। अच्छा, जी इलाज से पूरे मुतमईन हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल। सफाई से? सफाई से भी। सही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी। कौन से डॉक्टर इलाज करें आपका? डॉक्टर तो हम बाहर से इलाज करवा रहे हैं। बाहर से इलाज करवा रहे हैं? जी। यहाँ से? यहाँ से डायलिसिस हो रहे हैं खाली। डायलिसिस हो रही है। डायलिसिस कौन करता है? डॉक्टर का नाम पता है? डॉक्टर इमरान के पास आते हैं। डॉक्टर इमरान। डॉक्टर इमरान साहब का बिहेवियर कैसा है आपके साथ, कैसे सलूक करते हैं? सलूक अच्छा करते हैं। अच्छा, यहाँ की दवाइयाँ वगैरह मुतमईन है? जी हाँ मुतमईन है। अच्छा, ये बताएंगे मतलब स्टाफ का बिहेवियर आपके साथ कैसा है यहाँ पे, सफाई ठीक का है। इंतजाम? जी हाँ ठीक है जी बिल्कुल। 100% मुतमईन जी है? हाँ, 100% मुतमईन है। सही, बहुत शुक्रिया। डायलिसिस वार्ड में मौजूद एक पेशेंट के अटेंडेंस हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस हद तक मुतमईन है कलूर कोर्ट की इस काविश से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएंगे कि यहाँ पे मतलब डायलिसिस वगैरह का सिस्टम होता है क्या, कितनी बार आप ये अपने पेशेंट के मतलब ये करवा चुके हैं डायलिसिस? ये तो तकरीबन हम 2 फरवरी से 3 फरवरी से इधर आ रहे ठीक। हैं और वीक में 2 बार होता है। अच्छा, ये बताएंगे माहौल कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। डॉक्टर्स कोऑपरेट करते हैं? जी सभी जितना मिला सभी कोऑपरेटिव है। ठीक है। बहुत अच्छे है। सर मरीज़ तो पहले तकलीफ़ में होता है, डॉक्टर एक मसीहा है, क्या ये मसीहा की तरह बिहेव करते भी हैं या नहीं? क्योंकि मोस्टली एक लोगों के दिमाग में इमेज बना हुआ है कि सरकारी सरकारी है और प्राइवेट प्राइवेट है। आप बताएं कि इधर आपको सरकारी और प्राइवेट में कोई फ़र्क नज़र आता है? मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, बल्कि प्राइवेट के से बेहतर ही यहाँ पे माशाल्लाह इलाज हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुतमईन है। जो करीब तरीन डायलिसिस सेंटर यही पड़ता है हमें, शहर से ही हम हैं। सही। तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सही। अमला भी डॉक्टर्स cooperative के है। उससे भी मुतमईन जी हैं? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। सफाई भी बहुत अच्छी होती है। सही, बहुत जी, हाँ। शुक्रिया। हमारे साथ एक और अटेंडेंस मौजूद हैं, जानते हैं कि इनके मरीज़ को क्या हुआ था, किस लिए ये यहाँ पर मौजूद हैं, सब पूछते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर कहाँ से आए हैं? मैं झंडा वाला के पास। झंडा वाले के पास से आए, क्यों आए हैं? मरीज के साथ आए थे जी। उसका क्या हुआ था?
रसौलियों का ऑपरेशन। अच्छा, हो गया है? जी हो। कैसा हुआ है? बस ऑपरेशन तो हुआ है लेकिन उसमें कोई ज़्यादा मसला था, इसलिए डॉक्टर साहब ने नमूना भेजा है। ठीक है, क्या मसला था? रसौलियों का मसला था, तो वो नहीं, जो मसला ख़राब हुआ है वो क्या था? उन्हें शक था कि कैंसर का खदशा हो सकता है, इसलिए उन्होंने। अच्छा, कैंसर के खर्चे पे जी। किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है? डॉक्टर सफदर चौधरी साहब। डॉक्टर सफदर साहब ने। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पहले वो उधर से रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद देखेंगे, कोई ज़्यादा मसला ना हो। अच्छा, आगे रिपोर्ट भेज दिया उन्होंने? जी। ठीक है। अब मरीज की तबीयत कैसी है? मरीज तो ठीक है वैसे। मरीज ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे कि यहाँ के माहौल से किस हद तक मुतमईन है? डॉक्टर्स ने कोऑपरेट किया आपके साथ? जी, बहुत अच्छा किया है। अच्छा, ठीक है। यहाँ के तमाम तरह अमले से आप सेटिस्फाइड हैं? जी, ठीक ठाक। सही, बहुत शुक्रिया। ट्रामा सेंटर में मौजूद एक और अटेंडेंस के साथ हम मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके मरीज़ को क्या हुआ था, या यहाँ पे क्यों आए हैं, या ये बताएंगे कि इनको अमले का स्टाफ या यहाँ का इलाज कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, किसके साथ आए हैं? बेटा है मेरा साथ। क्या हुआ है? उनके सर में शदीद दर्द था, उल्टी वगैरह लगी हुई थी, क्या वगैरह। अच्छा। तो इधर से चेकअप कराया, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सहूलियात हैं इधर, ठीक है। और डॉक्टर भी फ़ौरन मौजूद हैं इधर मौके पर। ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे फौरी तौर इलाज स्टार्ट हो गया था? अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पर इलाज, और फ़ौरन कमरे की सहूलत भी मुहैया हुई। अच्छा। और अद्वियात भी। स्टाफ का बिहेव कैसा था? स्टाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई ऐसी कंप्लेन जो आप करना चाहें? नहीं, माशाल्लाह हमारे कलूर कोट की कोई कंप्लेन नहीं। हर हाल से ऑलराउंड है? अल्हम्दुलिल्लाह। सही, बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं हम कलूर कोट एमरजेंसी वार्ड के एक डॉक्टर के पास। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कौन से केसेस की शरह यहाँ पर ज़्यादा आती है, या कौन से ऐसे केसेस हैं जो ये यहाँ पर डील नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर, ये बताएंगे कि किस हद तक केसेस आते हैं यहाँ पर डेली बेस पे, हर लिहाज से? यहाँ पे क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट है और डिफरेंट किस्म के हर तरह का केस आता है, उसमें रोड एक्सीडेंट से लेके क्रिटिकल मेडिकल कंडीशंस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे CLD है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ के साथ, हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं, और फालिज के जिन्हें कहते हैं CVA के केसेस। तो सर, सबसे ज़्यादा केसेस की शरह? सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं, MI के पेशेंट्स काफ़ी रिपोर्ट होते हैं, CVA के, तो ये इस तरह के केसेस ज़रा ज़्यादा। सर, ये बताएंगे ऐसे कौन से केसेस हैं जो आप यहाँ पर डील नहीं कर सकते और आपको ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को रेफर करने की? उसमें जो है कि हमारा ये जो कलूर कोट का THQ है, यहाँ पे कोई कार्डिक फैसिलिटी नहीं है, ना तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, और ना ही ऐसा कोई CCU वार्ड है। ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब तक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है तो उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। तो कार्डिक पेशेंट जो मोस्टली हैं वो हम यहाँ पे रिससिटेट करके उन्हें स्टेबल करके उन्हें हमें फिर रेफ़र करना पड़ता है बगैर। इसी तरह रोड एक्सीडेंट्स हैं, उनमें अगर हेड इंजरी के साथ पेशेंट्स हों, ठीक है, तो मतलब जिन्हें दिमाग की चोट आ गई हो, तो यहाँ पे CT स्कैन की फैसिलिटी नहीं है, ना ही कोई न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो उन्हें भी इसी तरह रिससिटेट करके हमें फिर DHQ जो है वहाँ पे रेफ़र करना पड़ता है। आपकी प्रायोरिटी ये होती है कि आप पहले पेशेंट को रिलैक्स करें और उसके बाद रेफर करें? जी बिल्कुल, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि पेशेंट जो आए सबसे पहले उसके वाइटल्स वगैरह लें, उसको देखें कि कोई ऐसे रिस्क फैक्टर जो उसको फौरी तौर पे उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, उसको डील करके पेशेंट ख़तरे से बाहर हो जाए। उसके बाद उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए उसके हिसाब से रेफ़र कर दिया। सर, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, जहाँ पे, क्योंकि आपका डेली बेस का वर्क है कि आपके पास इमरजेंसी के केसेस आते हैं, ऐसी कौन सी केसेस की शरह? हर मरीज़ भी ऐसा नहीं होता कि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ की आप अपील करना चाहेंगे अफसरान से कि वो यहाँ पर प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से डेथ केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं? उसके लिए दो चीज़ें हैं जो मैंने अब तक यहाँ पे देखा है। एक तो कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट की हमारे यहाँ पे किल्लत है, ठीक है। हम अपने तौर पे तो जितना मतलब हम कर सकते हैं वो किया जाता होता है, लेकिन एक डेफिनेटली एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, तो उनकी फिर यहाँ पे होना ज़रूरी है, ताकि जो मतलब थोड़े सीरियस पेशेंट्स हैं उन्हें यहीं पे अकोमोडेट करके उनका बेहतर इलाज किया जा सके। सेकंड थिंग है कि यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। अच्छा। दिल के मरीज़ों को यहाँ से हमें मजबूरन रेफ़र करना पड़ता है,
तो वो उन्हें अब खुद देख लें, हार्ट पेशेंट यहाँ से 1.5 घंटा जो करीबी DHQ है वहाँ रेफ़र किया जाता है, उन्हें वो ट्रैवल करके जाता है, फिर आगे उसको इलाज और मिलता हर है। इंसान की सिचुएशन भी नहीं है ऐसी होती कि वो रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही बाज़ बात बड़े जो है किसी में डिफ़िकल्ट हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि यहाँ रख के भी पेशेंट का हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और रेफ़र करने में भी उसकी लाइफ को रिस्क होता है। तो ये 2 चीज़ें जो है यहाँ पे होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर अपनी कीमती वक्त। इमरजेंसी वार्ड कलूर कोर्ट के हम मेडिकल स्टोर में मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन कौन सी हैं और नीड कौन सी है इन मेडिसिन की यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैम ये बताएंगी यहाँ पर मतलब ऑल जितनी भी मेडिसिन हैं वो अवेलेबल हैं जो इमरजेंसी की सूरत में होनी चाहिए? हाँ जी, सारी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं सारी मौजूद हैं इस टाइम। सही। कोई ऐसी मेडिसिन जो आप समझती हो कि यहाँ मौजूद होनी चाहिए या पेशेंट को उसकी नीड है और उसे प्राइवेटली लेनी पड़ती है? नहीं, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। हम लोग अगर कोई ऐसी मेडिसिन होती भी है तो हम MS साहब को डिमांड दे देते हैं, वो फ़ौरन से वो पूरी कर देते हैं। अच्छा, वो प्राइवेटली ही लेकिन पूरी कर देते हैं? हाँ, अगर उन्हें लोकल परचेज़ करनी पड़े तो वो लोकल परचेज़ करके दे देते हैं, अदरवाइज़ वो हमारी वैसी डिमांड पूरी कर देते हैं थ्रू गवर्नमेंट। यहाँ पर ये बताएंगी कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, कौन से इशू की ऐसी मेडिसिन हैं? यहाँ पे ज़्यादातर RTA के या हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे हमारे जो बहुत ही कॉमन यूज़ होते हैं, डाइक्लो हो गए, हमारे ग्रेविनेट, मिटोमाइड, ये सोलोकार्टिफ हो गए, इस तरह की ये बहुत सारी मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। बाकी भी सारी मेडिसिन है जो यहाँ पे अवेलेबल है। कोई ऐसी कमी जिसे आप पूरा करवाना चाहें और अपील करना चाहें? फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिहाज से सब कुछ 10 on 10 है? जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। हेपेटाइटिस सेंटर में मौजूद एक डॉक्टर हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि डेली के कितने मरीज़ों को चेक करती हैं, क्या उनका बिहेवियर या यहाँ पर क्या उन्हें फुली फैसिलिटेट किया जाता है कि वो मरीज़ों को भी फुली फैसिलिटेट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? डॉक्टर राहिला फरहीन। मैम ये बताएंगी कि क्या आपको फुली फैसिलिटेट किया जाता है यहाँ पर? जी बिल्कुल। ताकि क्योंकि आप जब तक खुद ही फैसिलिटेट नहीं होंगे आप नेक्स्ट मरीज़ों को फैसिलिटेट नहीं कर सकती हैं। जी श्योर। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगी कि डेली के कितने पेशेंट्स आप मतलब चेक करती हैं? डेली के 50+ होते हैं, 100 तक भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है कितना रश है OPD में। ठीक है। और इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, काइंडली हमें आप गाइड करें। इसमें हम डेली के जैसे हेल्प क्लिनिक है हमारा, तो हम ये एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। बेसिकली हम हेल्दी पेशेंट्स पे देखते हैं, जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में हेपेटाइटिस B है एंड C है दोनों। तो प्रोग्राम की तरफ से हमें किट्स अवेलेबल हैं और PCR की फैसिलिटी भी है यहाँ पर, मेडिसिन भी फ्री अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास ओवरऑल जैसे फैसिलिटेट किया जाता है, मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग करें ताकि हमारे पेशेंट जितने ज़्यादा स्क्रीन होंगे, हेल्दी लोग जब स्क्रीनिंग होगी तो पॉजिटिव पेशेंट सामने आएंगे। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ठीक है। ऐसी कोई कमी जो आपको लगता है कि यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए वो क्या है? कुछ कमी बेशी थी जो माशाल्लाह अब काफ़ी बेहतर हो गई हैं। स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी हमारा बहुत इम्प्रूव हुआ है और ब्रांडिंग भी प्रॉपर हो गई है अब, तो पहले से माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। मज़ीद मेडिसिन वगैरह भी अवेलेबल हैं, वैक्सीनेशन भी है, तो माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवड है अब। यहाँ पर जो न्यू MS साहब मौजूद हैं वो फुली कोऑपरेट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। ये अगर मैं ये कहूँ कि ये उनकी मेहनतों का नतीजा है कि यहाँ पर कोई कमी नहीं है, तो क्या ये गलत होगा या ठीक? ये ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। बहुत शुक्रिया मैम अपनी। हम NCD क्लिनिक पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ का इलाज होता है या इसका मीन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर काजिम है। फिर ये बताएंगे NCD का मतलब? NCD का मतलब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसका मीन?
इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई नॉन एक कम्युनिकेबल डिजीज़ेज होती हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती हैं, और कुछ होती हैं जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, वो बिल्कुल नहीं लगती हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे डायबिटीज़ होगी, हाइपरटेंशन होगी, ओबेसिटी होगी, मेंटल हेल्थ होगी, इस तरह की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। सही। सर डेली के कितने पेशेंट्स आप डील करते हैं? डेली के हम लोग 60 प्लस करते हैं पेशेंट, मोर देन 60 प्लस। सर ये बताएंगे कि आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ की कमी है जिसे यहाँ होना चाहिए? ये ऐसा कोई कमी तो नहीं है, हमारे काउंटर बिल्कुल जो स्टेट जो रिकमेंडेड है गवर्नमेंट की तरफ से, जो प्रोटोकॉल है वो पूरा प्रोटोकॉल हमारे पास मौजूद है। नॉर्मली देखिए आपके पास तकरीबन नॉर्मल ही पेशेंट आते हैं, आपके पास कोई ऐसा मतलब इमरजेंसी का पेशेंट नहीं आता जैसे कि अभी आपने बताया है। तो मुझे ये बताएंगे फिर इसमें भी आ जाती हैं सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ अभी आपने कहा कि जैसे वो डिलीवर नहीं होती दूसरे बंदे में, लेकिन डायबिटीज़ के भी कुछ पैमाने होते हैं कि अगर वो बुज़ुर्गों में चली गई है या इस लिहाज से, तो उसमें क्या तमाम तर जो चीज़ें हैं इसके लिए वो आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल हैं। इसको कवर करने के लिए, इसको कवर करने के देखें, हम लोगों को ये तो नहीं बचा सकते हैं ना कि एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र ना हो, लेकिन जो बंदा डायबिटिक आता है वहाँ पे उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। हम लोग उसका ग्लूकोमीटर, हमारे पास ये मेरा पूरा स्टाफ बैठा है, यहाँ पे डेटा ऑपरेटर बैठा है, उसका हम लोगों ने हमारी स्टाफ जो है बाजी वो उनको स्क्रीन करती हैं, उनका ग्लूकोमीटर से उनका शुगर लेवल चेक करती हैं, फिर ब्लड प्रेशर चेक होती है, वो फिर पेशेंट मेरे पास आता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखना होता है कि इसको ऊपर हम लोगों ने इंसुलिन के ऊपर डालना है या मेडिसिन के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर डालना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डील करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। सर ये बताएंगे डायबिटीज़ बड़ी नॉर्मल हो चुकी है आजकल, बड़ा नॉर्मल समझते हैं लोग इसे, लेकिन इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आप मुझे ये बताएंगे कि ऐसे कौन सी तरीके हैं जिससे हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ आजकल यंग जनरेशन में भी आना स्टार्ट हो गई। देखें, डायबिटीज़ की ना दो टाइप्स हैं, एक होता है डायबिटीज़ मिलाइटस 1 और एक होता है डायबिटीज़ मिलाइटस 2। जो डायबिटीज़ मिलाइटस 1 होता है वो बेसिकली जेनेटिक है, वो 25 साल से, उसको मोडी भी कहते हैं, 25 साल से कम एज के बंदे को हो जाती है, तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है टोटल उसके ऊपर क्योंकि वो उसका पेशेंट का जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम लोग फॉरनर हम लोग आउट ऑफ द साइड हम लोग उसको इंसुलिन देते हैं, उसका तो इलाज इंसुलिन है। ठीक है, जो दूसरी है टाइप 2 DM2, उसमें ये होता है कि उसका सबसे जो एक उसमें जेनेटिक फैक्टर्स थोड़ा सा आता है कि फैमिलीज में रानिकारी होते हैं, तो जो बंदा लाइक मेरे अल्लाह ना करे मेरे फैमिली को हो, मेरे पेरेंट्स को है अगर, तो मैं उसके ऊपर रिस्क पे हूँ। ठीक है, तो उस रिस्क को बचाने के लिए हमारे पास दो ही तरीके कार है, तो मतलब एक ही तरीका सीडेंट्री लाइफ जो है ना, सीडेंट्री लाइफ उसको बचाना है। प्रॉपर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम लेना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, अपने वेट को कम करना है। ठीक हो गया, ये चीज़ सीडेंट्री लाइफस्टाइल से बचना है आपने, तो आप बिल्कुल फिट है, कोई आपको डायबिटीज। सर अगर जैसे आपने बताया कि कुछ चीज़ें विरासती तौर आती हैं, और डायबिटीज़ का एक ये बहुत ही आम मानी जाती है ये कि बस विरासती तौर पर ये हमें आ गई है, क्या ये विरासती तौर का ये वर्डिंग ठीक है कि ये विरासती तौर होती है, या अगर ये विरासती तौर है तो उससे बचने के क्या मतलब तरीके कार? बिल्कुल, जो टाइप 2 है और टाइप 1 भी है, टाइप 2 वाले जो है ना वो उसका एक फैक्टर्स होता है कि टाइप 1 तो होती है, जेनेटिकली होती है, और लाजमी नहीं है कि वो हर बंदे में हो जाए, लेकिन उसका एक जो प्री डिस्पोजिशन कहते हैं हम एक वर्ड होता है, वो एक रिस्क होता है कि अगर पेरेंट्स को है तो वो उसने होना है, और अगर वो हो गया, अक्सर ये देखा गया है हम लोगों की जो स्टडीज़ होती हैं, तो पेरेंट्स को होता है तो लाजमी ही बच्चों में होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो लिंक्ड है, जेनेटिकली लिंक्ड है। तो उसका ये होता है कि हम लोग तो एज ए डॉक्टर मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, और हम लोग सुनते भी आ रहे हैं और इसका फ़ायदा भी है, देखते भी हैं हम लोग, जेनेटिकली और साइंटिफिकली स्टडी भी है उसका। जो आपने पूछा कि प्रिवेंशन कैसे करते हैं, जनरेशन से बचा कैसे करते, उसका सिंपल सा हल है कि बच्चों की जो शादी है ना वो आउट ऑफ द फैमिली कर लें। ठीक है, अपने कज़न मैरिज से बचें। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल अब जैसे आपने कहा है कि लाजमी नहीं है, अब मेरे पेरेंट्स को फॉर एग्जांपल मेरी मदर और फादर दोनों को अगर डायबिटीज़ हैं, ठीक है, उनके पिछले घर में से किसी को भी डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है, उस टाइम में औलाद में तो वो डिलीवर हो गई ना, ठीक है, अब वो तो मतलब उनकी तो औलाद में वो डिलीवर होगी। आप मुझे ये बताएंगे कि औलाद में वो डिलीवर होने से हम कैसे रोक सकें? चलिए ठीक है कि शादी आउट ऑफ मतलब हमने फैमिली कर दिया या कुछ भी है, लेकिन ये बताएंगे अगर पेरेंट्स में मौजूद है तो बच्चों को कैसे मतलब उससे बचाओ? मेरी बात सुनिए, आप क्लियरली सुन लें बात। आप जैसे कह रही हैं ना कि पेरेंट्स को है,
और आप अगला बेबी जो है उसमें 100% कोई चांस नहीं है कि उसमें डायबिटीज़ होगी। वो रिस्क पे ज़रूर होगा, प्रीडिस्पोज होगा, ठीक है। अगर वो हिफाजती मैयार, उसने प्रोटेक्टिव मैयार यूज़ कर लिए, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है, अपनी डाइट कंट्रोल करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, वेट को बढ़ने ना दें, ठीक है। जो हाई कैलोरी डाइट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, लिपिड्स हो गई, चिकनाई वाली चीज़ें हो गई, उनसे अवॉइड करें तो हरगिज़ नहीं होगी कि उसको फिर विरासती तौर भी नहीं आती। विरासती तौर पर, लेकिन प्रीडिस्पोजिशन है उसका, एक लफ्ज़ होता है प्रीडिस्पोज्ड, वो है। आप अगर आप नहीं करेंगी तो आपको 100% होगी। अगर आप उनको प्रोटेक्टिव मेजर यूज करेंगे, डेंजर बेस पे तो आप खड़े ही खड़े हैं। हाँ, यहाँ पे खड़े हैं, बिल्कुल खड़े। और इसका जीन्स को तो आप ट्रांसफर नहीं रोक सकते हैं, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से आते नहीं आते हैं। उसको तो बहुत शुक्रिया सर अपनी कीमती वक्त के लिए। ब्लड बैंक कलूरकोट में मौजूद एक लैब असिस्टेंट हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स की शॉर्टेज होती है, या अगर कोई ग्रुप शॉर्ट हो जाता है तो उसमें ये कैसे मरीज़ को पूरा करके देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर ये बताएंगे, अभी मुझे बाहर एक पेशेंट मिले थे और वो ये बता रहे थे कि बी पॉजिटिव जो बहुत ही एक कॉमन ग्रुप माना जाता है, उसकी भी यहाँ पर कमी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तकरीबन डोनर आ जाते हैं हमारे पास, जो हम फ़ोन करते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, हम उनको डोनेट कर देते हैं। सर अभी तक उसको कोई डोनर नहीं मिला, आपने उस पेशेंट के लिए क्या ऐसा अमल किया है कि उससे वो ग्रुप मिल जाए? उनको हमने कल का टाइम दिया, अभी कल हमारे पास डोनर आएंगे। सर लेकिन उनका कहना था कि उनका पेशेंट इंतहाई सीरियस कंडीशन में है, रसोलियों का उनका ऑपरेशन हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, तो अब क्या करेंगे? अब सीरियस बंदे को तो फौरी ब्लड चाहिए। हाँ, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। फ़ोन तो किया, मरीज आते हैं, जो कोई डोनर आता है हमारे पास कोई नहीं आता, ठीक है। हम सर जस्ट फ़ोन करते हैं या एलानिया तौर पे भी आप ये? एलानिया तौर पे भी करते हैं, एम एस साहब को भी कहते हैं हमारे पास डोनर आ जाते हैं, तो कभी कभार कोई होता है, कभी बी पॉजिटिव का कभी कभार होता है, इतना कोई मसला हुआ नहीं। अभी एक बंदा आया था ओ पॉजिटिव के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो पॉजिटिव का भी एक बंदा आया था हमारे हॉस्पिटल का, उसने उनको चाहिए था वो पॉजिटिव, वो भी एक तकरीबन एच भी कम थी उसकी, तो मैंने अभी क्रॉस मैच किया उसका, तो उसको मैंने ब्लड दे दिया, ठीक है। तो कभी कभार होता है, कोई ऐसा नहीं है हमें जो है ना। अमला भी कोऑपरेट करता है ब्लड के मामले में? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सामने खुद भी करते हैं, हमारा अपना मिल जाए हम खुद भी दे देते हैं। सही। और यहाँ पे ब्लड को मैनेज करने के लिए कितने टाइम के बाद आप लोग कोई कैंप लगाते हैं? जी, कितने टाइम के बाद ब्लड कैंप लगाया जाता है? ब्लड को पूरा मंथली कैंप लगाते हैं हम। मंथली कैंप में कितने मतलब आप ब्लड इकट्ठा कर लेते हैं? हमारे पास तकरीबन 10 बैग या 5 इतने तो मिल जाते हैं। लेकिन वो पूरा महीना चलना तो नामुमकिन है। हाँ, बस ये मुझे अभी तक 10 दिन हुए थे कि लड़का छुट्टी पे गया, मुझे ब्लड बैंक से हमारे 10 दिन हुए। अच्छा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे पास जो जितना भी टाइम मिला, हम इतवार के दिन कोशिश करते हैं यही काम करें, ब्लड कोई ना कोई मिल जाए। सर मतलब मेरे लिहाज से तो यहाँ पे वीकली होना चाहिए कैंप, जिस तरीके से यहाँ पर मरीजों की तादाद है। इंशाल्लाह मिल के हम इंतजाम के साथ मिल के ये करेंगे, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह ये सारा ब्लड हम इकट्ठा करेंगे। पूरे तरीके से पहले आप लोग ब्लड वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि ब्लड के इश्यूज बहुत ज़्यादा सामने आते हैं? नहीं, पूरी तरीके से चेक करते हैं लेने से पहले? उसको सारी स्क्रीनिंग करते हैं, उसका ग्रुप करते हैं, फिर हम उसको सेव करके, क्योंकि काफ़ी सारी डिजीजेज ऐसी हैं जो ब्लड के जरिए आगे डिलीवर होती है। बिल्कुल, ये तो है। अब हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, VDRL और मलेरिया का भी टेस्ट करते हैं हम उसमें, ठीक हो गया। ये 5 टेस्ट करके कार्ड बना के फिर हम ब्लड को रख देते हैं। अच्छा। अगर वो ब्लड दोबारा हमारा लैब असिस्टेंट या टेक्नीशियन करता है उसको, वो फिर भी उसका ग्रुप करेगा। अच्छा। तो फिर भी क्रॉस मैच करे, अगले बंदे उसकी गलती तो नहीं की। ठीक है। 100% आप ब्लड देने से पहले अगेन चेक करें? बिल्कुल है। जो भी अगर इधर बंदा आएगा वो पहले ब्लड का ग्रुप लाजमी चेक कर, चाहे हम बाहर से लेके आए, चाहे हमारा ब्लड बाहर जाएगा या किसी कम्प्लेक्स में जाए, सर्जन जिस तरह होते हैं वो मंगवाते हैं ब्लड, मुतबादल हमें दे देते हैं। सर अभी तक जो मुझे मैक्सिमम कमी यहाँ पे नजर आई है वो सिर्फ एक ब्लड की है। हाँ, बस ब्लड की कभी बार हो जाती है, तो अब हमारा काम तो हमने तो फोन करना है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमने ड्यूटी देनी है। अगर हमारा ब्लड जरूरत पड़ेगा हम भी दे देंगे उनको। बहुत शुक्रिया, तो कोशिश हम यही करते हैं हमारे पास ब्लड होना चाहिए और साथ है कि मरीजों को मसला ना हो। बहुत शुक्रिया। THQ कलूरकोट की हम लैब में मौजूद है। आइए यहाँ बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ कितने किस्म के टेस्ट किए जाते हैं और कौन सी मरीजों की शरह ज़्यादा है जिनके टेस्ट किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपका नाम? मोहम्मद असद। सर ये बताएंगे कितने किस्म के यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं? यहाँ पे रूटीन के सारे टेस्ट किए जाते हैं, मतलब जो डॉक्टर एडवाइस करता है वो सारे टेस्ट किए जाते हैं। सर कोई ऐसा टेस्ट ब्लड का जो यहाँ पर अवेलेबल ना हो? नहीं, रूटीन के सारे टेस्ट हैं।
सर रूटीन के हैं, मतलब कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसे आपको जस्ट टेस्ट के लिए भी रेफर करना पड़ जाए कि यहाँ पे उस टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है? उसका हमें हेल्थ केयर कमीशन कहती है, हमारे रूल में है, जो टेस्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं होता वो टेस्ट हॉस्पिटल की तरफ से लाहौर भिजवाया जाता है। ठीक है, यानी ब्लड उसका यहीं से लिया जाएगा, उसकी सैंपल्स बाहर भेजे वो हम जाएंगे। खुद भेजेंगे। ठीक है, हाँ जी। उसकी कितने टाइम में रिपोर्ट आ जाती है? उसकी अगर आ जाता है तो नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक। सर कौन से ऐसे मतलब टेस्ट हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किए जाते हैं, या कौन सी यहीं पे ज़ाहिर बात है पता चल जाएगी कि यहाँ बीमारी कौन सी सबसे ज़्यादा चल रही है? रूटीन के सारे टेस्ट होते हैं, CBC हो गई, शुगर हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया। सर लेकिन एक लेवल होता है ना हर चीज़ का, कौन से टेस्ट हैं जो आपको डेली रूटीन पे सबसे ज़्यादा करने को मिलते हैं? सबसे ज़्यादा मतलब आप CBC कह सकते हैं, यूरिन का मसला होता है, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, RFTs हो गए, LFTs हो गए, ये सारे रूटीन के टेस्ट हैं, इसमें कमी पेशी कोई नहीं, मतलब सारे बराबर चलते हैं। सही। हर किस्म का पेशेंट आता है यहाँ पे। सही, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ MS कलूर कोट मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें ये चार्ज संभाले हुए कितना टाइम हो गया है, क्या आवाम इनके साथ कोऑपरेट करती है या नहीं करती है, चार्ज संभाल कर इन्होंने वो कौन सी नई तब्दीलियाँ हैं जो ये यहाँ पर लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सर आपका नाम? जी डॉक्टर कलीम अनवर शाह मेरा नाम है। सर ये बताएंगे आपको चार्ज संभाले हुए कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ टिकट को मैं MS के तौर पे चार्ज संभाले हुए तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए, बहरहाल 2 महीने तकरीबन हो गए। सर क्या आप ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर चार्ज संभाल रहे हैं या पहले भी आप यहाँ जॉब करते हैं? जी मैं पहले यहाँ 2 मरतबा MS रह चुका हूँ। सही। और अब ये इट्स फॉर द 3rd टाइम। ठीक। सर वो कौन कौन सी तब्दीलियाँ हैं जो यहाँ आप लेकर आए हैं? इसमें जी हम जो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम यहाँ बहुत बड़ी जो फैसिलिटी है ना डायलिसिस की जो है ना इंस्टॉलेशन जो है ना ये मैंने खुद करवाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देख भी लिया होगा कि डायलिसिस के पेशेंट को कहीं रेफ़र नहीं किया जाता, और यहाँ पे मतलब उनके डोर स्टेप पे उनको सहूलियात में मुयस्सर हैं। तो बाकी चीज़ की उसमें आई थिंक सो कि मतलब डिस्ट्रिक्ट बकर में ये नहीं है, तो ये मैंने ही इंस्टॉल करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। पेशेंट से आप इंटरव्यू कर सकते हैं और फुली फ्री है, जो भी इसके खर्चात होते हैं वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। सर मैंने पेशेंट से बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के तमाम तर पेशेंट्स अटेंडेंस एक बंदा सेटिस्फाई है। बस मुझे 2 पेशेंट्स कुछ ऐसे मिले जिनमें एक को तो B पॉजिटिव की ज़रूरत थी और आई थिंक दूसरे को O पॉजिटिव की ज़रूरत थी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ खून की इतनी किल्लत क्यों है? जी इसमें खून की किल्लत तो नहीं मैं इसको कहूँगा, असल में जो लोगों का ट्रेंड है वो ये कि ब्लड हमें फ़लाँ चाहिए, या जो हम हमारे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो एक्सचेंज बेसिस पे ही हम दे सकते हैं, ताकि ब्लड जो बैंक है वो रन होता रहे। तो एक्सचेंज बेसिस हाँ कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो फिर हम एक्सचेंज बेसिस को छोड़ देते हैं, हम वो ब्लड जो है ना फ्रीली मतलब दे देते हैं। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि एक्सचेंज बेसिस पे भी लोग ब्लड देने को तैयार नहीं होते। इससे उन्हें अगर B पॉजिटिव की ज़रूरत है तो अगर वो अपने किसी बंदे का A पॉजिटिव B पॉजिटिव या कोई भी पॉजिटिव ग्रुप दे दें तो एक्सचेंज बेसिस पे वो दूसरी मतलब अपनी मर्जी की पेंट ले सकते हैं। जी सर नेगेटिव अगर किसी को ज़रूरत पड़ गया फिर आप क्या कहेंगे? जी नेगेटिव के लिए ये कि हमने अपने तौर से तो अरेंज करके रखा हुआ है, लेकिन ये कि हम ज़्यादा देर ब्लड को नहीं रख सकते। तो नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनके हमने रजिस्टर्स बनाए हुए हैं, और उसमें जो ऐसे लोग हैं जिनके हम फ़ौरन कॉल भी कर देते हैं और लोग आ भी जाते हैं और बड़े फ्रीली आके ब्लड डोनेट करके चले जाते हैं। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे न्यू जनरेशन को ब्लड डोनेशन के हवाले से? ब्लड डोनेशन के हवाले से जी मैं यही कहूँगा कि ब्लड डोनेशन से कुछ नहीं होता, बल्कि उससे बंदे की जो है ना अल्लाह पाक ने निज़ाम ऐसा रखा है, ये फिजियोलॉजिकल एक निज़ाम है कि इंसान जो ब्लड की एक पेंट देता है ना तो एक पेंट अल्लाह मियाँ उस एक्स्ट्रा जो है ना उसके जिस्म में पैदा करता है, जो वो 4 महीने बाद जो है ना वो डोनेट कर सकता है। और इस तरह डोनेट करने से जो है ना बंदे की दुनिया भी संवरती है
और आखिरत भी संवरती है। सर लोगों का एक बहुत एक मतलब माइंड सेट हुआ है कि अगर हम खून देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, या हमारे बच्चे ने खून दे दिया है तो वो अब काम नहीं कर सकेगा। ये एक बहुत ही ट्रेंड पे बात चल रही है, यानी हमेशा से माओ की एक अपनी केयर अपनी जगह है, लेकिन तमाम तर लोगों के दरमियान ये बात रही है कि मतलब अगर खून दे दिया तो वीकनेस आ जाती है। क्या कहेंगे? जी, खून देने से बिल्कुल वीकनेस नहीं आती। मैं खुद 21 पिंट्स ऑफ ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, तो मैं खुद मतलब है लोगों को इस चीज़ पे कायल करता हूँ कि देखें वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, दूसरी टाइम आप 3 गिलास पानी पिए तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड तो इक्वल हो जाएगा ना। जब वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इक्वल हो जाएगा तो एरिथ्रोपोइटिक जो सेंसिटिव स्टेम सेल्स है वो ऑटोमेटिकली एक फीडबैक है इंसान के जिस्म में अल्लाह पाक ने रखा है, जो ब्लड है वो बनना शुरू हो जाता है। और जो रेटिकुलर साइट्स हैं वो आप 1 महीने के बाद अगर आप देखें तो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं उस पर। सर ये बताएंगे, शायद इससे भी ज़्यादा जल्दी। सही। सर ये बताएंगे यहाँ पर ब्लड की ज़रूरत किस हद तक है, क्योंकि आप यहाँ पे ये काफ़ी बड़े एरिया में आई थिंक एक ही हॉस्पिटल है कोविड का, जी जी, तो यहाँ पे जाहिर बात है तमाम तर छोटे इलाका जात, तमाम तर देही जितने भी लोग हैं तो वो यहीं इसी हॉस्पिटल में आते हैं। ठीक है, मैंने देखा है वाकई में यहाँ की इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, मैंने लोगों से पूछा है, उनके काफ़ी पॉजिटिव व्यूज़ थे। तो सर ये बताएंगे कि जाहिर बात है वहाँ पे आप ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशंस में मोस्टली ऐसा होता है कि ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जी जी। इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा हादसा सामने आ जाता है जिसमें आपको बैक टू बैक ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक बचाए इस चीज़ से, कोई ट्रैफिक का इतना बड़ा हादसा पेश आ गया है, तो सर उसके लिए आपका बैकअप क्या है? उसमें बैकअप में यूँ है कि इस तरह का कोई डिज़ास्टर या कोई एक्सीडेंट या कोई हैवी किस्म की इमरजेंसी आ जाती है तो पहली बात तो ये कि जितना स्टाफ है हमारा वो ब्लड डोनेशन के लिए रेडी होता है। उसके अलावा यानी ये टेम्पटेशन है उनकी कि अल्लाह पाक ने उनको इतना वो दिया है कि हमारे अपने जो ऑफिशियल्स हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं जो हमने खुद प्रिपेयर की हैं, उसमें डिफरेंट पेशेंट्स के जो जितने लोग हैं उनके यानी ब्लड ग्रुप्स हैं, हम अगर एक ही अनाउंसमेंट करते हैं तो वो उसमें, और फेसबुक पे जो आप लोगों के तवज्जुह से हम लोगों को मुख्तलिफ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ उससे जो हम लोगों को कन्वे करते हैं कि जी इस वक्त जो है ना हमारे साथ, बल्कि हम इंसिडेंट रिपोर्ट देते हैं तो फ़ौरन ही लोग भागे दौड़े आते हैं और वो आके ब्लड देने के लिए रेडी होते हैं और वो दे भी जाते हैं। एलानिया तौर पे भी कोई वो किया जाता है? जी एग्जैक्टली, यहाँ पे हमारे पास कोड रेड है, कोड ऑरेंज है और कोड ब्लू हमारे इंस्टॉल्ड हैं। अनाउंसमेंट होती है हॉस्पिटल के अंदर भी। ठीक है। हाँ जी, ये डिफरेंट कोड्स हैं, ये इंटरनेशनल कोड्स हैं, और ये आपने देखा ही होगा जहाँ माइक वगैरह पड़े और हमारी कोड ब्लू टीम और हमारी कोड ऑरेंज और कोड रेड टीम ये जो है ना वहाँ पे रेडी बैठे हैं, और किसी किस्म की भी कोई इमरजेंसी अगर आती है से तो वो उसको फ़ौरन जो है ना अनाउंसमेंट फ़ौरन होती है, और उस अनाउंसमेंट पे फ़ौरन जो है ना तमाम जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो अलर्ट भी हो जाते हैं और शहर में भी फ़ौरन जो है ना बात पहुँच जाती है। सर मैं अभी एमरजेंसी वार्ड में गई थी तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर से बात की और मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं, क्योंकि हर पेशेंट ऐसा नहीं होता कि उससे फौरी तौर रेफ़र कर दिया जाए, या हर पेशेंट ऐसा नहीं होता जैसे कि आप ट्राई करते हैं, हर डॉक्टर हर मसीहा ये ट्राई करता है कि पहले वो पेशेंट को रिलैक्स करे और उसके बाद ही वो रेफ़र करे। लेकिन सर हम भी इसी इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि पेशेंट जो एजिड पेशेंट्स होते हैं मोस्टली वो नहीं रिलैक्स हो पाते, उन्हें फौरी तौर वो चीज़ें ज़रूरत होती हैं जो एक प्रॉपर इलाज के लिए चाहिए हों, जबकि रेफ़र करने से पहले आप सिर्फ उन्हें एक बहुत ही कम लेवल तक जो है वो सैलिटेट कर सकते हैं। मैंने उनसे जो बातें पूछी हैं उनके लिहाज से कार्डियोलॉजिस्ट की यहाँ पर कमी है। क्या कहना चाहेंगे अहकाम आला? जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी जो वैकेंसी पोजीशन है हम वीकली और समटाइम मतलब वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली जो है ना वो हम वर्दी सेक्रेटरी हमारे जो हैं, मैं तो उनका सीधी सी बात है भाई पक्का फ़ैन हूँ, हमारे अलीजान खान साहब उनके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी का भी चार्ज उन्हीं के पास है और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का भी चार्ज उन्हीं के पास है, तो वो बहुत एनर्जेटिक आदमी हैं। ये कंसल्टेंट्स भी जो हमारे पास आए हैं ये स्पेशल पैकेजेस उन्होंने ही मतलब दिलवाए थे और उन स्पेशल पैकेजेस पे हमारे पास कंसल्टेंट्स आ गए। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस कि हमारे पास 2 कंसल्टेंट सर्जन हैं इस वक्त,
एक पेडिट्रिशियन है। एक वक्त मैंने वो देखा था जब हम हमारे यहाँ 4 या 5 हम एम होते थे और हम सारा कुछ डील कर रहे होते थे और हमारे लिए बड़े मसाइल थे और लोगों के लिए भी बड़े मसाइल थे। अब 3 हमारे पास गायनाकोलॉजिस्ट हैं। जो रह जाता है वो है कि हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो जैसे ही मैनेज होता है तो इंशाल्लाह ताला एनेस्थेटिस्ट की हमारे पास कमी है, जिसकी वजह से जो इमरजेंसी सी सेक्शंस हैं और गायनाकोलॉजिस्ट जो है हमारी 3 गायनाकोलॉजिस्ट पोस्टेड हैं, तो वो जो इमरजेंसी सी सेक्शन है वो हमें रेफर करने पड़ जाते हैं। तो देखिए जो यानी मेन इमरजेंसी के मामलात हैं उनके मतलब आपको ज़रूरत ज़्यादा है। जैसे कि आपके कोई सी सेक्शन के मामलात हैं, उसमें किसी पेशेंट की कंडीशन एक्स्ट्रा ओवर हो जाती है, तब भी आपको रेफर करने के लिए कम से कम उन्हें ब्लड देना ज़रूरी होता है। फर्स्ट आपके ब्लड की कमी उसमें शामिल हो गई अगेन, ठीक है। फिर इसके अलावा हार्ट पेशेंट है, तो जाहिर बात है हार्ट पेशेंट सीरियस ही होता है चाहे वो जिस भी कंडीशन में हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो सर आप क्या अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपको कौन से ऐसी मशीनें दी जाएं या कौन से ऐसे डॉक्टर्स फराहम किए जाएं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी को सेव कर सकें? जी, इसमें मेन तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो हमारे पास सीटें वेकेंट हैं, ठीक है। तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अगर वो हमें मिल जाए तो बहुत ज़्यादा हमें सहूलत हो जाएगी। और इसके अलावा फिजिशियन हैं, ठीक है, ENT स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरो सर्जन हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं। ज़रा लैब हमने स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है? जी, CT स्कैन मशीन? जी, CT स्कैन मशीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ज़ाहिर है वो तो उनके हवाले से ही है ना कि न्यूरो सर्जन अगर हमारे पास होंगे तो CT स्कैन मशीन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब जैसे हर सर के पेशेंट को हम फौरी तौर पर रेफर नहीं कर सकते हैं, दिमाग की चोट बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो उसमें यह है कि हम CT स्कैन की अभी हमारे उसमें है भी सही पाइपलाइन में। हमारे सेक्रेटरी साहब की कोशिश है कि CT स्कैन, हमारा हॉस्पिटल तो उसमें सिलेक्टेड है कि CT स्कैन यहाँ पे इंस्टॉल करवा दी जाए। और फिर ज़ाहिर है उन्होंने प्लान कर रखा है सारा कुछ, तो इंशाल्लाह ताला न्यूरो सर्जन और CT स्कैन भी यहाँ पे आई एम श्योर अबाउट इट कि जितना मतलब उन्होंने हमें यकीन दिलाया है। ये लास्ट वीक की उनकी वीडियो लिंक थी, अच्छा। तो उसमें सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी तफसील से बताई हैं और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि एक मरतबा फिर जो है ना हेल्थ के डिपार्टमेंट को टेकअप कर लिया गया है और बहुत अच्छी तवक्को है। अब हैप क्लिनिक आपने विज़िट किया होगा, NCD भी विज़िट किया होगा आपने, और आपने वेल वुमेन क्लिनिक भी वहाँ स्क्रीनिंग हो रही है वहाँ जो हमारी हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर का इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मतलब है कि इंक्रीजिंग डे बाय डे हमारे पाकिस्तान में खासकर इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि वेल वुमेन के क्लिनिक जो है ना इस्टेब्लिश किया। और मैं अपने उससे बड़े तवज्जो से ये बात कह सकता हूँ कि कलूरकोट पहला यानी कि बकर डिस्ट्रिक्ट का पहला हॉस्पिटल है जिसमें वेल वुमेन क्लिनिक इस्टेब्लिश हो चुके हैं और उसमें तमाम चीज़ें जो है ना लॉजिस्टिक्स और तमाम चीज़ें पहुँचा दी गई हैं और हायर अथॉरिटीज़ को उसके बारे में उनके फोटोग्राफिक एविडेंसेस और तमाम चीज़ें उनसे, हाँ जी, तो वो इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है कि हम DC साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ और वेल वुमेन क्लिनिक का भी इफ्तिताह करें। और मैंने जो न्यू ब्रांड करवाए हैं NCD क्लिनिक और हैप क्लिनिक है हमारा, या TB डॉट्स की फैसिलिटीज़ हम एट द डोर स्टेप्स दे रहे हैं। हमारे पास जीन एक्सपर्ट की मशीन भी TB डॉट्स के हवाले से हमारे पास है। तो ऐसे जो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, क्योंकि पॉवर्टी मेन चीज़ है, जो पॉवर्टी की वजह से ही ट्यूबरकुलोसिस होती है, तो हमारे पास जीन एक्सपर्ट जैसी मशीन भी हमें गवर्नमेंट ने फराहम की है। और यहाँ पे रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं उनको बड़े आराम से स्क्रीन कर लिया जाता है और उनका जीन एक्सपर्ट लेके तो हम उन्हें MDR के ट्रीटमेंट में डाल देते हैं। बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती वक्त और कीमती तासुरात के लिए। उम्मीद करते हैं कि रब ताला आपकी वो तमाम तर उम्मीदें पूरी करे जो आपने इस हॉस्पिटल से वाबस्ता की हुई हैं। बहुत शुक्रिया। जी, तो आपने जैसे कि देखा हम मौजूद थे THQ कलूरकोट में। हमने बात की यहाँ पर मौजूद MS से, बात की यहाँ पर मौजूद मरीज़ों से, उनके अटेंडेंस से और बाकी आवाम से कि वो कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है उनको इस हॉस्पिटल में, क्या क्या चेंजिंग है,
इस हॉस्पिटल के बाकी हॉस्पिटल से क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरह काम कर भी रहा है या नहीं। इसी के साथ CEO एमसेद बिशाती, कैमरा टीम नैयर और अलीम आवाज़ के साथ अपनी होस्ट सना नाज को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा दरिया खान। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान।